अब हमने किसानों के लिए बहुत कुछ किया है। यानी आज हम याद करते हैं चौधरी छोटूराम जी को, हम चौधरी देवीलाल जी को याद करते हैं, ऐसे किसानों के हित में काम करने वाले बहुत लोग याद करते हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि एक समय ऐसा आएगा आगे फ्यूचर में कि ये जो वर्तमान काल है, मोदी मनोहर सरकार, ये किसानों के हित की सरकार थी, ये इतिहास बनने वाला है। किसानों की आय जिस प्रकार से आगे बढ़ाई जा रही है, जिस प्रकार से नए नए आयाम खोले जा रहे हैं, उनको रिस्क मैनेजमेंट उनके लिए जो किया जा रहा है कि कोई भी अब भी जैसे वर्षा इस बार बहुत हुई, सितंबर महीने में इस प्रकार की वर्षा कभी नहीं हुई। 24 सितंबर तक, कल तक भी वर्षा हुई है, आज पता नहीं मुझे, आज तो नहीं है, कल 1 दिन होने वाली है। हाँ, और 2 दिन बाद होने वाली है। तो ये वर्षा के कारण से बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। हमने रेवेन्यू डिपार्टमेंट को, एफसीआर साहब को कह दिया कि स्पेशल गिरदावरी कराएं, और जिस भी किसान का नुकसान हुआ है, अगर बीमा किया हुआ है तो बीमा कंपनी देगी, बीमा किया हुआ नहीं है तो हरियाणा सरकार देगी, लेकिन किसान को उसका कंपनसेशन, ठीक है, फुल कॉस्ट शायद नहीं दे पाते हैं, लेकिन एक निश्चित मात्रा में जितना उसका तय किया हुआ है 12,000 रुपये एकड़ का, वो सरकार देगी। और अगर बीमा किया हुआ है तो कहीं 20,000, कहीं 22,000, 24,000, 28,000, वो अलग अलग फसलों के अलग अलग है, तो इस हिसाब से वो उनको दिया जाएगा। तो इसी प्रकार हमने जो किसान है वो किस प्रकार से प्रोग्रेस करें, किसान को उसके सहयोगी जितने भी और काम हो सकते हैं, किसान के बच्चे के पास जमीन कम है, बी कीपिंग तो कर सकता है। अभी 2 दिन पहले हमने बी कीपिंग की पॉलिसी एक लागू की है कि 3,000 किसानों का भी बी कीपिंग का लाभ मिल रहा है, लेकिन हमें 10 साल में 10 गुना ये करना है। हालांकि मेरे हिसाब से 10 गुना कम है, डिपार्टमेंट ने अभी 10 गुना कहा है, तो एक बार इसको प्रारंभ करते हैं। लेकिन बी कीपिंग से उद्योग बढ़ेगा, आमदन बढ़ेगी, एक्सपोर्ट बढ़ेगा। मैं कहता हूँ अगर कंजम्पशन हमारे अपने लोग करते हैं तो उनका स्वास्थ्य भी अच्छा होता है। शहद का एक जो एक कंजम्पशन है, जितनी ज़्यादा बढ़ेगी, जैसे दूध के कंजम्पशन से स्वास्थ्य ठीक होता है, ऐसे शहद की कंजम्पशन से भी ठीक होता है। हमने इसी प्रकार से फिशरीज, इसका बड़ा एक प्रयोग किया है कि हरियाणा की फिशरी कुछ क्वालिटीज ऐसी हैं, उसमें कुछ स्पीशीज जिसको कहना चाहिए, हरियाणा की वो सर्वश्रेष्ठ मानी जा रही है पूरे देश भर में। कौन सी है मुझे नहीं पता, कोई फिशरी जानता था, झींगा। तो वो, और संयोग से बहुत इलाका वाटर सबमर्ज्ड हो गया है, हमारी वाटर लॉगिंग बहुत हो गई, तो उस इलाके में इसका प्रबंध करेंगे कि वहाँ भी किसान को आमदन हो जाए और वहाँ मछली पालन का काम इसको बढ़ाया जाएगा। अब 3 कानून ऐसे हैं जिसका अभी तक कोई उपयोग हुआ नहीं है। बिना उपयोग के कुछ अराजक तत्व, मैं कहूँगा ऐसे अराजक तत्वों ने एक हवा खड़ा कर दिया है कि अगर ये हो जाएगा तो किसान खत्म हो जाएगा, किसान की जमीन बिक जाएगी, किसान मंडियां बंद हो जाएंगी, ऐसे सारे हुए खड़े किए गए। जबकि इन सबको लागू करने की डिमांड केवल आज की सरकार ने की, ऐसा नहीं है, ये 25 साल से ये चीजें चल रही हैं। इसमें डिबेट बड़े बड़े पार्लियामेंट में उनकी आज भी वीडियोस मिल रही हैं। तो कांग्रेस ने भी इसको शुरू किया। आज उनको समस्या ये आ गई है कि अगर ये क्रांतिकारी कदम सफल होते हैं तो इसका श्रेय मोदी सरकार को मिलेगा। तो किसी भी कारण से मोदी सरकार को कैसे कमजोर किया जाए, एक वातावरण ऐसा बना दिया गया जैसे कोई बहुत बड़ा पाप हो गया। मेरा कहना है कि आंदोलन करना हो किसी समस्या को लेकर के, उसमें कहीं कोई कतई आपत्ति नहीं है। लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन होते आए हैं, बहुत पहले होते आए हैं। आजादी के पहले के आंदोलनों की रूपरेखा और होती थी, आजादी के बाद के आंदोलन, आखिर आज हम स्वतंत्र हैं, अपनी डेमोक्रेसी है, अपने ही लोग अपनी सरकारों को चुनते हैं, और उसमें हर 5 साल बाद जनता को मौका मिलता है कि आपको जो सरकार ठीक लगती है उसको लाइए। लेकिन किसी चुनी हुई सरकार के खिलाफ इस प्रकार से वातावरण बनाना ये एक अराजकता है। इस अराजकता को नहीं होने देगी कोई भी सरकार। आखिर सरकारों का काम होता है अराजकता को रोकना। किसी प्रकार के आंदोलन में शांतिप्रिय आंदोलन चले, कहीं आपत्ति नहीं है, अराजकता को नहीं होने दिया जाएगा। अगर इस सीमा से आगे कोई बढ़ता है तो देश का भी नुकसान है, प्रदेश का भी नुकसान है, जनता का भी नुकसान है। आखिर हम देखते हैं कि पंजाब में 84 में या 80s में जो एक अराजकता का आंदोलन चला, आज तक पंजाब नहीं समझ पाया है। पंजाब की आर्थिक स्थिति कितनी पीछे चली गई है, हमें टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, लेकिन पड़ोस का प्रदेश हम उदाहरण तो दे ही सकते हैं। जबकि हम आज अगर देखा जाए तो हरियाणा पूरे देश भर में आज हमारी आर्थिक स्थिति हो,
हमारे यहाँ लॉ एंड ऑर्डर हो, सब चीज़ें सबसे आगे हैं। आप एक प्रश्न खड़ा कर सकते हैं कि SCRB ने जो डाटा दिया है कानून व्यवस्था का, अब उस डाटा में मैं आपको थोड़ा सा उसके पीछे जो हिडन कुछ चीज़ें हैं, हालांकि हमने बात की है जो ऊपर के अधिकारियों को, हमारे DGP ने NCRB के डायरेक्टर, उनसे बात हुई है, परसों 2 दिन पहले ही हुई है। उनको बताया कि जिन चीज़ों का क्राइम से कोई उस प्रकार का ज़्यादा महत्व नहीं है, उनको इसमें से निकालना चाहिए, हटाना चाहिए। उसको, वो क्राइम नहीं है, वो बैड हैबिट्स तो हैं लेकिन क्राइम नहीं मानते अभी हम। उसमें 2 विषय हैं, एक है पावर थेफ्ट, बिजली की चोरी, एक है पानी की चोरी। ये इस प्रदेश का एक पुराना एक इतिहास है, एक आदतें हैं लोगों की। एक समय था जब नेता बिजली की चोरी करने के लिए कहा करते थे और ये माना जाता था कि बहुत गांव में कि अगर बिजली की कुंडी से हमने बिजली नहीं ली तो फिर क्या राज है, राज तो यही है कि बिजली कुंडी से ली जाए। हमने कहा कि इसको क्राइम मत मानो, आप उनके खिलाफ कार्रवाई करो, कार्रवाई करके उनको कंपाउंड करो, कंपाउंड करने के बाद उनसे बिल भी लो, जुर्माना लगाना वो भी लगाओ, और इसको एक जैसे उसको राइट ऑफ करना, उस केस को राइट ऑफ करो। क्राइम में मानते हैं कि जब तक उसकी क्या ना हो जाए, कंपाउंडिंग नहीं, चार्जशीट, जब तक चार्जशीट ना हो जाए तब तक तो आपका लॉ एंड ऑर्डर स्थिति ठीक ही नहीं है। अब अगर दोनों ही विषयों को वो इनको जोड़ देते हैं, पानी और बिजली को, इसकी जो केसेस, अच्छा क्योंकि नाम बना हुआ FIR वो भी होती है, वहाँ अलग से थाने हैं, बिजली के अलग हैं, पानी के अलग हैं, तो वो FIR तो करते हैं, लेकिन अगर उसको जोड़ देंगे तो हमने चार्जशीट तो उनको किया नहीं, हम कंपाउंड करके जुर्माना लिया, 121 करोड़ रुपया जुर्माना ये पावर डिपार्टमेंट ने हासिल किया है। अब जिसने जुर्माना ले लिया, अल्टीमेटली उसको क्या करेंगे, चार्जशीट थोड़ी करेंगे। अब FIR को खत्म करने के, यहाँ होम डिपार्टमेंट का कोई आदमी बैठा है कि नहीं बैठा है, चार्जशीट खत्म करने के लिए तो फिर उनको वो सारी प्रोसेस करनी पड़ती है। तो उसको चार्जशीट खत्म करने के बजाय उसको चार्जशीट नहीं किया, उसको सॉल्यूशन दिखाकर या अनट्रेस दिखाकर या समझौता दिखाकर उसको खत्म किया। अब वो कहती है चार्जशीट नहीं है तो आपका रेट जो है 29% आ गया, जबकि ये जो रेट्स हैं, जो डिटेल मैंने आज मंगवाई, तो हमारा जो डिस्पोजल है IPC केसेस का 77.2% है, अदर देन दिस वाटर एंड पावर थेफ्ट केसेस। इसी प्रकार 86% IPC क्राइम अगेंस्ट पर्सन, 93% क्राइम अगेंस्ट वुमेन, जो अलग अलग उस क्राइम में IPC में भी है, अगर उसके अलग अलग हिस्से ले लिए जाए तो दिस एज मच एज 93.1, 86.3। आर्म्स एक्ट में 94% हमारा डिस्पोजल है, चार्जशीटेड है, और चार्जशीटिंग रेट ऑफ एक्साइज एंड गैम्बलिंग एक्ट एक्साइज में 91%, गैम्बलिंग में 99% है। तो ये फिक्र नहीं लेंगे, वो सब जोड़ करके जो शूट करेगा वो लगभग 1 लाख या 67-68 हज़ार जो FIR है पानी की और बिजली की, वो जोड़ के हम मानते हैं कि उसके ऊपर हमने कोई बहुत सख्त, क्योंकि उसको क्रिमिनलाइज करने की बजाय डीक्रिमिनलाइज करने के बहुत तरीके होते हैं। अगर उनको हम चार्जशीट करके कोर्ट के चक्कर कटाएंगे, पता नहीं 100 रुपया 500 रुपया बिल उसका बना के नहीं बना, अल्टीमेटली उसको जब 5 साल चक्कर काटेगा उसके, तो क्या होगा, हरासमेंट के अलावा वो हार्ड क्रिमिनल बनते हैं। आज तुमने ठीक कर लिया, हरियाणा इज द स्टेट जहां पावर के सेक्टर में इतना ज्यादा जो हमारा इंप्रूवमेंट हुई है। हमारी 34% लाइन लॉसेस थे, लाइन लॉसेस एंड थेफ्ट दोनों मिला के। लाइन लॉसेस तो होने ही है, उसको तो डिस्टेंस इंफ्रास्ट्रक्चर उसके हिसाब से होता। अब कुल 14% है, कहाँ 34%, कहाँ 14%। 20% जो है वो रिकवर हुआ तो इस थेफ्ट को रोकने के कारण से हुआ या लोगों को समझाने के कारण से हुआ। मेरा गांव जगमग गांव 5500 गांव में आज 24 घंटे बिजली जा रही है, आउट ऑफ 6700। 1200 है, वो भी हम इस साल के अंदर पूरा कर देंगे। पहली स्टेट हरियाणा होगी जहां गांव में भी शहरों में भी 24 घंटे बिजली जाएगी। कोई बिजली को लेकर के आंदोलन नहीं होता, समझाना पड़ता है। तो इसलिए जो मैं कह रहा था कि
प्रदेश में जिस प्रकार की आज हरियाणा की स्थिति है, श्रेष्ठ है, अच्छी है, चाहे आर्थिक स्थिति है, चाहे लॉ एंड ऑर्डर है, चाहे बाकी चीजें हैं। पंजाब से भी बहुत चीजों में यानी लॉ एंड ऑर्डर में भी अच्छे हैं। हमारे यहाँ रोजगार एक नया और विषय है, ये भी अगेन जिसकी चर्चा CMI हर महीने करता है। और मुझे बताया गया किसी ने, अभी छपा तो नहीं है, कि इस महीने वो हमारे बेरोजगारी 55% लाने वाले हैं। और मैं ये इंतजार कर रहा हूं कि 100% कब आ जाए। यानी अगर इस प्रकार से इतनी अगर हाई परसेंटेज ऑफ बेरोजगारी होती तो पता नहीं क्या हो जाता अभी तक। और वो बड़ा अजीब है, मैंने 2016 से लेकर के और अब तक उनके 5 साल के आंकड़े देखे हैं, मंथली। उनका एक मंथली रिपोर्ट आती है, तो उस मंथली रिपोर्ट में हरियाणा को उन्होंने बीच बीच में 1.5% भी किया हुआ है, 3%, अगले महीने में 25%। यानी ऐसा सिस्टम क्या आपका कि एक महीने में 3% बेरोजगारी है, अगले महीने में 25% हो गई है। क्योंकि हम तो सरकार है, ऐसी कंपनी से एजेंसी से पूछ ही सकते हैं कि क्या क्यों ऐसा कर रही है, बार बार लगातार फोकस हो रहा है हरियाणा के ऊपर। मैं कह रहा हूं, अच्छा उस हरियाणा का ही है सर्वश्रेष्ठ उसमें, हरियाणा से मजा आ रहा है। तो मैं तो आपको कहा कि वो उनके जो एक वो शाह हैं और एक कोई अमित व्यास, महेश व्यास, तो ये 2 लोग हैं, शुद्ध पॉलिटिकल आदमी हैं। इसका मैं कभी भी उत्तर नहीं दूंगा। मैं उत्तर दूंगा कि मेरे यहाँ रिकॉर्ड पर कितनी बेरोजगारी है। और वो जैसे मैंने बताया, परिवार पहचान पत्र में जो प्रारंभिक सेल्फ डिक्लेयर्ड जानकारी हमारे पास 6 महीने पहले थी, 6.1%। अब उसको हम ठीक कर रहे हैं, बहुत योजनाओं से ठीक कर रहे हैं। हमने ये जो मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार योजना जो चलाई है, सर्वे चल रहा है, कौन कौन परिवार ऐसे हैं जिनकी आमदन बहुत कम है, बेरोजगार हैं, तो उसके एक परिवार के एक आदमी को रोजगार मिलना चाहिए। उसके अंदर बहुत से लोग आएंगे। अब जैसे मैंने फिशरीज का बताया, ऐसे ही जैसे बी कीपिंग का बताया, ऐसे ही पशुपालन विभाग, उन्होंने अपनी योजना बनाई कि हम कितने घरों में पशु करेंगे। स्किलिंग वालों ने योजना बनाई है, WCD ने अपनी योजना बनाई है। 6 विभाग हमारे बैठे हैं, क्या नाम, विनीत गर्ग, ये उसके इंचार्ज हैं। और ये सब विभागों के साथ वो कर रहे हैं, कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। और 50,000 परिवारों की सूची इनको दे दी गई है, जिसका सर्वे करके और ये उनको काम देंगे आगे। तो इसलिए इस बेरोजगारी को भी हमने कंट्रोल किया है और कंट्रोल करेंगे। अब इतना ही है कि हर किसी को सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती, और ये कोई भी मुख्यमंत्री ऐसा कभी नहीं कहता जितना मैं हर बार कहता हूं। वो सब कहते हैं सबको मैं नौकरी कराऊंगा। तो सबकी नौकरी कराने वाला कोई अगर सपना किसी का है तो सरकारी नौकरी तो नहीं हो सकती। हमें अपने सिस्टम को भी संभालना है। हाँ, काम सबको मिले इसका अवसर पैदा करेंगे। इसके लिए रोजगार बढ़ाना पड़ेगा, तो रोजगार भी बढ़ाएंगे। और रोजगार के बढ़ाने के लिए आपकी जानकारी के लिए, अभी भी पिछले 3 दिन में हमारे पास जो लोग आए, उसके अंदर आदित्य बिरला ग्रुप, टाटा स्टील के लोग, METC वाले, ये आए हैं। इन्होंने तो अभी भी उद्योग लगाने शुरू किए हैं। हमारा जो रोहतक के अंदर टाटा स्टील वाले, ये जो स्क्रैपिंग है ओल्ड व्हीकल्स की, स्क्रैप को मोल्ड करने का उन्होंने एक यूनिट लगाया 100 एकड़ पर। अब 100 एकड़ पर लगाएंगे तो 5-4 हजार लोगों को कुछ तो आप रोजगार मिलेगा। इसी प्रकार ये जो आदित्य बिरला, ये पेंट का एक यूनिट अपना लगा रहे हैं पानीपत में, बड़ा यूनिट लगा रहे हैं। तो जब इस प्रकार के लोग, कंपनियां यहाँ आएंगी, पंजाब में कोई नहीं जा रहा, छोड़ छोड़ के भी आ रहे हैं। हमारे यहाँ आज भी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, उसका प्रभाव हमारे यहाँ है। लोगों को फटाफट चीजें मिल जाती हैं। यानी इनमें से कौन सा ग्रुप कह रहा था कि 24 घंटे में मुझे तो लेटर पकड़ा दिया, आदित्य बिरला वाला, हाँ, HSIDC की जमीन उन्होंने ऑफर दी और सारी फॉर्मेलिटी सवेरे पूरी की, अगले दिन सवेरे उनको जमीन का जो लेटर है वो दे दिया, ये ले जाओ। ऐसे हमने हर चीज में एक टाइम बाउंड प्रोग्राम कर दिया है। तो कोई भी व्यापार, कोई भी उद्योग, हमारे एक नेता तो ऐसे हैं कि मुझे चाहे 100 बार जेल जाना पड़े तो भी मैं हर एक को नौकरी दूंगा। 10 साल तो कट गए। फांसी का, मैं सबको नौकरी दूंगा। हाँ, मैं सबको नौकरी दूंगा। हाँ,
तो वही है ना कि अब आने वाला युग किसको क्या याद रखेगा, यानी भ्रष्टाचार के मसीहा, इस प्रकार के इतिहास है कुछ लोगों के। हमने भ्रष्टाचार को जड़मूल नष्ट करने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगाया है, क्योंकि कुछ लोगों को पुरानी आते हैं, बहुत जो माल मलाई खाने वाले, उनके पार्टी के लोग सब, जिसको मैं धौल कपड़िया कहता हूं, धौल कपड़िया सब लगे हुए थे, लूट लो जैसे लूटना। भीड़ की भीड़ सब खत्म की है, टेक्नोलॉजी से खत्म की है, व्यवस्थाएं दे के खत्म की है, लेकिन वो बेचारे बेरोजगार हो गए। उन बेरोजगार की संख्या तो जब खत्म होगी तब होगी, अभी तो होती नहीं है। एक मुझे प्रोक्योरमेंट जो है, प्रोक्योरमेंट इस बार थोड़ी देरी से होगी, वर्षा के कारण ही है, उसका और कोई कारण नहीं है। पहले हम 25 सितंबर से प्रोक्योरमेंट किया करते थे, अभी शेड्यूल 1 अक्टूबर से बनाया है, 5 दिन इसको लेट किया है, क्योंकि उतना ज़्यादा अराइवल भी नहीं है, कहीं कंबाइन भी नहीं है कि देखिए हमें, कहीं कोई मशीन भी नहीं चल रही है, तो सुखाने का मौका ज़रूर 2-4 दिन बीच में चाहिए, क्योंकि पिछले दिनों में वर्षा में कुछ जो फसल आ गई थी मंडियों में वो गिली हुई है। तो अब 3-4 दिन अगर ठीक ठाक मौसम होता तो सूख जाएगी। 1 अक्टूबर से ज़रूर उसको हम करेंगे। पिछले दिनों में एक योजना बनाई थी कि 1 नवंबर से परिवार पहचान पत्र के ऊपर ही निर्भर होंगी हमारी लगभग कितनी योजनाएं, 500 योजनाएं हमारी जो हैं, जो विभाग है वो कंपलसरी हो जाएगा कि उसके बिना अब कोई योजना उनको उसका लाभ नहीं मिलेगा 1 नवंबर के बाद। तब तक सभी विभाग उसकी जो जानकारियां ले रहे हैं वो सब कर रहे हैं। तो मित्रों, इतने विषय आज आपके सामने मुझे रखने थे। और तो क्या, हाँ, ये जो पिछले दिनों में एक घटनाक्रम हुआ कि पेपर लीक, पेपर आउट, ये भी हमारे लिए बहुत बड़ा एक कंसर्न है। हमने उसको बहुत गंभीरता से लिया है और ये हमें ध्यान में आ रहा है कि एक बहुत बड़ा गैंग है, बहुत बड़ा नेटवर्क है। हमने तय किया कि भी किसी भी कीमत पर इस नेटवर्क को हम तोड़ेंगे। ये नेटवर्क आंखों से ओझल रह करके जब तक काम किया उसने किया और बहुत पुराने समय से कर रहा है। हमने तो एफआईआर भी बहुत कराई हैं, उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ भी चल रही हैं। ये जो पिछला पेपर लीक का हुआ था, इसके अंदर 28-30 लोगों को गिरफ्तार भी किया, दूसरे प्रांतों के लोगों को भी पकड़ा है। अब उसके बाद 2 टेस्ट हमारे ठीक हो भी गए हैं। कुछ लोग इसमें लुटे भी हैं, उनकी लुटाई खूब हुई है, क्योंकि लगता उनको यह है कि चाहे कितना ही हम जोर मार लें, कितना ही सरकार प्रबंध कर ले, लेकिन कहीं ना कहीं चोरी तो हो ही जाएगी, थेफ्ट तो इसके हम कर ही लेंगे, चीटिंग तो हम कर ही लेंगे। पहला विषय तो यह है कि इस प्रकार का मैं सबको निवेदन करता हूं कि कोई नौकरी के लिए इस प्रकार के चक्कर में ना फंसे। पैसे भी गवाएगा, नौकरी भी ऐसे आदमी को नहीं मिलेगी, और पैसे दे करके उसको मेरिट पर मिली है तो नहीं देगा तब भी उसको मिलनी है। ये उनको वहम निकाल देना चाहिए कि नौकरी मिली और पैसे दिए तो पैसे के कारण से मिली, ऐसा नहीं, उसकी मेरिट के कारण से ही मिली है। और मैं आज एक और घोषणा करता हूं कि इस नेटवर्क को तोड़ने के लिए हमें लोगों से जानकारियां भी चाहिए। हमने बहुत बड़ा नेटवर्क पकड़ा है, फिर भी कुछ लोग अभी कहीं ना कहीं लगता है छुपे होंगे। उसका एक ही हल है कि जितने लोगों को ऐसे लोग संपर्क करते हैं कि मैं तुम्हारी नौकरी लगवा दूंगा, ऐसे लोगों की जानकारी मैं एक विजिलेंस डिपार्टमेंट की ओर से एक नंबर प्रसारित करता हूं, उस नंबर पर वो बता दें। जिन्होंने पहले दिए हैं वो भी बता दें किसको दिए हैं, और आगे कोई मांगने आता तो उसकी भी जानकारी दे दें। रंगे हाथों पकड़ने की बात आएगी तो उसको तैयार करेंगे हम कि ठीक है तुम दो, हम पकड़ेंगे। और नहीं अगर रंगे हाथों तो कम से कम उस नेटवर्क का जरूर पता लग जाएगा कौन कहां से कैसे नेटवर्क से बनाया हुआ है। वो नंबर है, स्टेट विजिलेंस बोर्ड का है, टोल फ्री नंबर है। आज शाम 4 बजे से इसको एक्टिव हो जाएगा ये, क्योंकि फॉर्मेलिटी चल रही है, कल ही हमने योजना बनाई है। नंबर है 1800-180-2022। लास्ट का 2022 तो आप इस साल में एक जोड़ दो, बाकी है 1800-180 2022।
क्या उसका अर्थ होगा 2022 का, लेकिन याद रखने के लिए उसका अभी ये थोड़ा कठिनाई इसमें आ रही है। जो वोडाफोन आइडिया का जो पंजाब सर्कल है, यानी चंडीगढ़ और पंचकुला, और ऐसे ही एयरटेल का जो एनसीआर सर्कल है, फरीदाबाद और गुड़गांव, इनमें थोड़ी कठिनाई आ रही है। बाकी जगह तो शाम को 4 बजे चालू हो जाएगा, और ये दोनों जगह और एक आध दिन बाद ये चालू हो जाएगा। इसकी सारी व्यवस्थाएं वो कर रहे हैं, लेकिन इसको निश्चित रूप से नेटवर्क को डिमोलिश करना ये हमारा हेतु है। कोविड की जानकारी आपको हो ही गई कि अभी संयोग से दूसरे जो वेव का मामला धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। आशा करते हैं कि आगे तीसरी वेव ना आए। फिर भी सावधानी सब जगह बरतनी है, और अभी तक जो वैक्सीनेशन हो गई है 2 करोड़ 15 लाख से ऊपर हो गई है। 1.5 करोड़ से ऊपर फर्स्ट डोज है, और 50 लाख से ऊपर 55 लाख के आसपास सेकंड डोज है। 160 और 55 ऐसा कुछ हर दिन 1-1.5 लाख 2 लाख ये बढ़ जाता है। तो लगता है कि दिसंबर 31 तक फर्स्ट डोज सबको कंप्लीट हो जाएगी। सेकंड डोज उसके बाद फिर नेक्स्ट जब भी उसका ड्यू होगा तो वो पूरी होगी। फर्स्ट डोज हमारी लगभग 2 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको फर्स्ट डोज लगनी है। अभी बच्चों वाली डोज शुरू नहीं हुई है, वो जैसा ही कोई योजना आएगी उसके हिसाब से उसको हम चालू करेंगे। एक विषय की बधाई और देनी है कि हमारे यहाँ हरियाणा हर दृष्टि से आगे बढ़ रहा है। तो अभी जो कल रिजल्ट आया है यूपीएससी का, तो इसमें क्योंकि उसमें एड्रेस तो होते नहीं है, फिर भी हमारे लोगों ने एक अभी तक जो रिपोर्ट निकाली है उसमें 29 संख्या यूपीएससी में 761 में से पास होने वाले जो रैंक लेने वाले लोग हैं, इनमें 729 लोग हैं। और हमारे 3 अधिकारी ऐसे हैं जिसमें से एक तो यहाँ बैठे नहीं, वो नहीं है, कोई वो ही नहीं है। एक तो हमारे एडीजी सीआईडी, उनका बेटा, उनका 91 ये क्रमांक आया है। एक अमित झा, हमारे जो रूरल डेवलपमेंट के एसीएस हैं, उनकी बेटी है, उनका बेटा, और विनय सिंह की बेटी, विनय सिंह यादव की बेटी का उसका तो 9th नंबर आया, 11वां, और उनका 131 164, तो 164 वाला तो आईपीएस होगा। और ये जो 91 वाला, ये दोनों तरफ कहीं भी हो सकता है। और जो 13 नंबर है विनय सिंह, वो आईएएस निश्चित है। 3 तो हमारे, एक जो अरुण कुमार हमारे दिल्ली में जो अधिकारी है, उनका उनकी बेटी उनका 330। तो कुल मिला के 761 में से अभी तक छटनी हो रही 29। पिछली बार भी 20 के लगभग ये नाम थे, इस बार 29 लोग आए हैं। तो बहुत अच्छी एक उपलब्धि हरियाणा के हम इसको कह सकते हैं। लगभग 3.5% लोग हरियाणा के इसमें आए हैं। तो कुल मिलाकर इन सबको मैं इनको बधाई देता हूँ, इनके परिवार को लोग बधाई देता हूँ। इससे पहले भी हम देख चुके हैं कि हमारा जो ओलंपिक और पैरा ओलंपिक है, उसमें भी हमारी उपलब्धि दोनों में देश के सारे रिकॉर्ड में बड़ी अच्छी रही है। हरियाणा आगे बढ़ रहा है, तेजी से बढ़ रहा है। देखिए, चूंकि ये सारी जानकारियां तो उसी में से निकलेंगे कि आगे ये बातचीत किस प्रकार से आगे बढ़ती है। केंद्र सरकार ने कई बार कह दिया कि हम बातचीत के लिए रास्ता हमारा खुला है। इनकी ओर से भी कहीं कहीं इक्का दुक्का जगह से आने लग गए हैं मैसेज के भी ठीक है, बातचीत का रास्ता खुलवाओ। अब वो बातचीत कब खुलती है, किन बातों को लेकर खुलती है, ये अभी सारी बातें तो हम भी नहीं बता सकते, हमको भी जानकारी नहीं, केंद्र सरकार को ज़्यादा जानकारी है। इतना ज़रूर है कि जो बॉर्डर्स के रास्ते हैं हमारे यहाँ, तो कुंडली बॉर्डर और ये अपना टिकरी बॉर्डर, 2 बॉर्डर ऐसे हैं जो इंटरस्टेट जो बंद है। हालांकि बाकी भी है, लेकिन बाकी बंद नहीं है। उस दिन चूंकि उन्होंने एक स्टैंड ले लिया कि हम सुप्रीम कोर्ट के उस ऑर्डर में पार्टी नहीं है, इसलिए हम तो नहीं आएंगे। ये ठीक है कि सुप्रीम कोर्ट बुलाए तो बेशक मत जाए, उनको प्रदेश सरकार के बुलाने पर आना चाहिए था। अब नहीं आए हैं तो ये बात उन्हीं के खिलाफ जाएगी। और अब जो है सुप्रीम कोर्ट की डेट कब लगी है? कल कभी सुनवाई नहीं हुई है। हाँ, तो अब सुप्रीम कोर्ट के ही उसमें है। हम अपने ढंग से उनको सब बताएंगे सारा घटनाक्रम कि हमने कमेटी बनाई है और उस कमेटी में उनको बुलाया भी है। अब मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट उनको कोई ना कोई पार्टी बना करके निर्देश देंगे, जैसा भी देंगे। लेकिन इस बातचीत अंदर खाते वो भी तैयार हैं कि अब रास्ते को खोलने का समय है, हम खोल देंगे। उधर दिल्ली में भी दिल्ली की ओर से बंद है, वहाँ दिल्ली सरकार से जो बातचीत हुई उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर आपके लोग उधर तैयार हैं तो हम भी इसको खोल देंगे।
मोटे रूप से सरकारों की ओर से खोलने का एक विषय तय है, सहमत है सब। हम चाहते हैं कि भी आपसी बातचीत के माध्यम से रास्ता खुल जाए। उनको भी पता है कि रास्ता बंद होने से उनको भी कोई बहुत बड़ा लाभ हो नहीं रहा, तो वो रास्ता खुलने के संकेत सब हैं, जल्दी खुलना चाहिए। जहाँ तक भारत बंद का विषय है, जैसे मैंने बताया कि लोकतंत्र में सबको अपना अधिकार है बात कहने का, शांतिपूर्वक तरीके से कहें, बंद रखें। बंद में नुकसान भी सबके होते हैं, उन सब में वो भी आते हैं, आखिर समाज का तो वो भी हिस्सा है। और जहाँ वो रास्ता बंद किया हुआ है तो उसमें तकलीफ समाज को भी है। कोई केवल सरकार ही समाज है या सरकार की तकलीफ, ऐसा नहीं है। आम लोगों की भी तकलीफ बहुत है, इंडस्ट्री के लोगों की तकलीफ है, वहाँ के जो लोग व्यापार करते हैं उनकी तकलीफ है, जो रेजिडेंट्स हैं उनकी तकलीफ है। हर किसी को 5-6-10 किलोमीटर दूर घूम के जाना पड़ता है। तो इसलिए समाज के हित में इस रास्ते को खोलने का काम उनको करना चाहिए। और जहाँ तक बंद है, बंद शांतिपूर्ण रहना चाहिए, ऐसे मैं अपेक्षा करता हूँ। फिर भी हमारी तैयारी जो हर प्रकार की रहेगी कि किसी प्रकार की न्यूसेंस जो है वो नहीं होने देंगे। सर, इसी से जुड़ा हुआ है कि करनाल का मामला आपने बड़ी जल्दी सुलझवा दिया था किसानों के साथ, तो ये भी है, इसमें भी थोड़े से अगर सरकार उनको थोड़ा सा सहयोग करे किसी मामले में इस तरह, तो अब सहयोग करे। अगर उनको कहें कि वहाँ हमने एक नौकरी डीसी रेट पर या 2 नौकरियां दे दी और यहाँ 10-20 नौकरियां लेनी है तो ले लें भाई, क्या दिक्कत है।